नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2024 में मोदी की जीत का सिग्नल मिलने लगा है। मोदी 400 से ज्यादा सीटों के साथ हैट्रिक कैसे बनाएंगे, इसका सीक्रेट फॉर्मूला आज पता चल गया है। विरोधी ईवीएम हैक की खबर क्यों फैलाएंगे, आज यह भी पता चल गया है। और यह सब हुआ है मोदी की 3 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद। प्रधानमंत्री इस वक्त राजस्थान में हैं, डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। वो कल सुबह 8:30 बजे एक बार फिर इसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवल सब इस ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग का हिस्सा हैं। यह कॉन्फ्रेंस वैसे तो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो रही है, लेकिन इससे पहले कल देर रात 3 घंटे तक मोदी ने 2024 की चुनावी स्ट्रेटेजी बनाई। बीजेपी के सारे बड़े नेता, राजस्थान के सारे विधायकों को 24 का टास्क सौंप दिया है। मोदी का मैसेज है, अहंकार नहीं, सेवा भाव से पब्लिक के पास जाओ, प्रचंड बहुमत लेकर आओ। मोदी की टीम यह टास्क कैसे फुल मार्क्स के साथ कंप्लीट करेगी? देश की पब्लिक 24 में मोदी को हटा के कोई बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेगी? 24 के लिए मोदी वो कौन सा अपडेटेड सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिसे देख विरोधी खेमे में जबरदस्त पैनिक है, सॉलिड फियर है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। 24 में जिस दिन मोदी को 350 या 400 सीटें मिल गई, उस दिन राहुल, खरगे, ममता, उद्धव, नीतीश, लालू क्या कहेंगे अभी से लिख लीजिए। वो बोलेंगे ईवीएम हैक हो गया इसलिए मोदी जीत गया। वो कहेंगे वीवीपैट की पर्ची नहीं निकली इसलिए मोदी जीत गया। मोदी के विरोधी 24 में ईवीएम वाला बहाना बनाएंगे, सच नहीं बताएंगे। वो ईवीएम वाला शोर मचाएंगे। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। और अब 24 के लिए प्रधानमंत्री उसका अपडेटेड वर्जन लेकर आ गए हैं। इस नए वर्जन में एंटी इनकम्बेंसी कहीं है ही नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी वाला सॉफ्टवेयर है। तभी तो मोदी ही मैंडेट हैं, मोदी ही जनादेश हैं, मोदी ही 24 में सबसे आगे। इसे 23 के नतीजों में समझिए। 23 में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां कोई एंटी कांग्रेस वेव नहीं थी, बल्कि प्रो बीजेपी वेव थी। और इसके सबसे बड़े फैक्टर मोदी थे। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 की तुलना में 23 में तीनों हिंदी बेल्ट के राज्यों में बढ़ा। बावजूद इसके वो बीजेपी से हार गई, क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ा लिया। मोदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी वाला बिल्कुल यही पैटर्न नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी दिखाई दिया है। वो कांग्रेस जिसे 2009, 2014 और 2019 तीनों ही चुनावों में करीब करीब 10 से 11 करोड़ वोट मिले, उसकी तुलना में बीजेपी कहीं आगे बढ़ गई। 2009 में 8 करोड़ से कम वोट पाने वाली बीजेपी 14 में 17 करोड़ से ज्यादा और 19 में 22 करोड़ से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हो गई। यानी सिर्फ मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी ने 10 साल में 15 करोड़ एक्स्ट्रा वोटर्स अपने साथ ऐड कर लिए और ये संख्या बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें गौर से सुनिएगा। 24 के चुनाव को लेकर देश के भीतर मोदी के फेवर में जो अंडर करंट चल रहा है, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर चुपचाप जो बातें हो रही हैं, उसका अंदाजा देश के वोटर्स को तो लग रहा है। मोदी विरोधी गुट में शामिल नेताओं को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और वो बात है प्रो मोदी सेंटिमेंट। ये सेंटीमेंट हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के नतीजों में भी दिखा।
मध्य प्रदेश के 19% और राजस्थान के 24% वोटर्स ने सिर्फ मोदी के नाम पर अपना वोट दिया। एमपी के 67%, राजस्थान के 79% और छत्तीसगढ़ के 80% वोटर्स केंद्र की मोदी सरकार के काम से खुश हैं। मतलब लोगों के दिमाग में मोदी को लेकर कुछ बातें क्लियर हैं। नंबर 1 मोदी हैं तो सब ठीक है, नंबर 2 मोदी रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। और ये मोदी के भाषण से नहीं, बीजेपी के नेताओं के रोड शो से नहीं, डेटा से पता चल रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 7.3% की रफ्तार से बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। दिसंबर 2019 के बाद भारत के कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट भी ऑल टाइम हाई है। आंकड़े देखिए, ग्रामीण भारत का कंज्यूमर सेंटीमेंट जो दिसंबर 2019 में 108.16 था, वो अब 109.12 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण भारत के लोगों को लगने लगा है कि आने वाले दिन अच्छे हैं, इसलिए वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसे ऑल इनकम ग्रुप के एक और आंकड़े से समझिए। फरवरी 2020 में ये कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 105.32 था, जो अब 106.74 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख या उससे कम, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए की कमाई करने वाले लोग अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि चुनाव के बाद वो आर्थिक रूप से और मजबूत होने वाले हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं। पब्लिक को लग रहा है कि इस वक्त सब सही चल रहा है, हर मोर्चे पर सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। पब्लिक किसी और चेहरे पर दांव खेलकर कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती। आज प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 पर दुनिया में आके जा रहे हैं। तो ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत से। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाके की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़ का चाइना का अखबार है, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है, ये आज कहा जा रहा है। चाइना का अखबार बोल रहा है, वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए। कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना है। बोलो करोगे ना? करेंगे? बोलो करोगे ना? अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल्स का डेटा भी यही बता रहा है। मोदी के साथ 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट है, 45% किसान, 58% गरीब और 50% युवा भी मोदी की ओर ही देख रहा है। इसलिए 24 के लिए बीजेपी का फोकस भी GYAN वर्ग पर है। अब आप सोचेंगे कि GYAN का मतलब क्या हुआ, तो पहले ये समझिए। G यानी गरीब, Y यानी युवा, A यानी अन्नदाता और N यानी नारी। 24 के लिए बीजेपी ने इसी GYAN फॉर्मूले को लागू करने का प्लान बनाया है और ज्ञान के हर सेगमेंट को अपने पाले में करने के लिए स्पेशल कैंपेन तैयार किया है। उदाहरण के तौर पर ज्ञान के Y यानी युवा के लिए जो थीम कॉइन की गई है वो है इफ यू आर 18, वाई आर यू वेटिंग, कम फॉर वोटिंग। यानी अगर आप 18 साल के हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, वोट देने आइए।
नोट करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी अक्सर हिंदी स्लोगन्स के लिए जानी जाती है, मगर युवाओं को टारगेट करने के लिए वो अंग्रेजी में भी कैंपेन प्लान रेडी कर रही है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस करने की एक और वजह भी है। 2019 में 36% गरीबों, 41% फर्स्ट टाइम वोटर्स, 48% किसानों और 36% महिलाओं ने मोदी को वोट दिया था। तब से लेकर अब तक मोदी इस ग्राफ में और इजाफा कर चुके हैं। यानी हर पैमाने पर मोदी 24 में मजबूत पिच पर है। पब्लिक साथ है, मोदी के पीछे खड़ी है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर मोदी दिन रात इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? चुनाव की ऐसी तैयारी क्यों कर रहे हैं मानो जैसे सब कुछ दांव पर लगा हो? ये समझने के लिए आपको नए साल के पहले हफ्ते के शुरुआती 6 दिनों में मोदी का टाइम टेबल देखना होगा। 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच दक्षिण के 3 राज्यों में मोदी ने 39 घंटे बिताए, 4 स्पीच दी, 2 रोड शोज किए। कुल मिलाकर मोदी 15 अलग अलग एंगेजमेंट्स में व्यस्त रहे, जिसमें पब्लिक प्रोग्राम्स, रोड शोज, साइट इंस्पेक्शन, रिव्यू मीटिंग्स सब कुछ था। इसके बाद मोदी राजस्थान पहुंच गए, अपनी पार्टी के विधायकों से मिले, दूसरे नेताओं से मिले, संगठन से जुड़े लोगों से मिले। सवाल है कि जब 24 में मोदी जीत रहे हैं तो फिर इतनी मेहनत की जरूरत क्या है? इसके पीछे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की तैयारी है। मोदी 24 के चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहे। वो राजस्थान पहुंचे तो ऐसे ही नहीं पहुंचे। 24 में राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का मंत्र लेकर पहुंचे। करीब 3 घंटे में मोदी ने पूरा प्लान बताया, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब समझाया। मोदी ने क्लियर मैसेज दिया और कहा, सरकार चलाते वक्त अहंकार का भाव न रहे। जनता भगवान है, इसलिए अपना अहंकार त्यागिए। आम लोगों की भलाई के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उस पर लगातार काम करें। आप सुधरो, सब सुधर जाएंगे। मोदी ने यह तक कहा। मोदी ने राजस्थान में अपनी पार्टी के नेताओं को जो कुछ भी समझाया, वो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बेसिक ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के बाद राजस्थान की 25 सीटों पर कमल खिलाने का मिशन फुल फोर्स में एक्टिव हो चुका है। उन्होंने विधायकों को भविष्य के लिए संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने परिवार के मुखिया के नाते विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के साथ साथ 2047 में भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए सभी को कड़ी मेहनत करते हुए काम करना है। ये मूल मंत्र देकर गए। देखिए, हमारे परिवार की बात है, एक माननीय मोदी जी का बहुत लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री जी के रूप में और प्रधानमंत्री जी के रूप में। विकसित राजस्थान बनाने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए, कैसे काम करें, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े ये अनुभव की जो पाठशाला थी मोदी को हम सबको मिला। ये मोदी मंत्र था, इसलिए राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, सामाजिक जीवन में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स थे, उन्होंने हम सब लोगों को बताया। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान का मिशन 25 फतेह करने के लिए भी क्या चर्चा हुई? नहीं, वो तो हमारा तय है, पहले से प्रोग्राम तय। 25 की 25 सीटें हमें जीतने, प्रधानमंत्री मोदी को 30 बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो सबका ही सब। ऐसा करोगे तो 24 में सरकार बनेगी। मोदी ने जो 24 वाला मंत्र बताया, वही फॉर्मूला राजस्थान के साथ साथ बाकी हर राज्य में इंप्लीमेंट होगा। मोदी चुनाव भी देख रहे हैं, देश भी देख रहे हैं, तभी तो पहले बीजेपी की इंटरनल क्लास ली, फिर डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। इसके बाद मोदी की अगली ट्रेनिंग गुजरात में होगी, जिसमें चुनाव की बात भी होगी। गुजरात वाइब्रेंट समिट में इन्वेस्टमेंट वाली गारंटी भी होगी। ये मोदी के काम करने का लेवल है। जबकि विरोधी अभी भी न्याय और हक वाला पोस्टर ही बनाने में बिजी है।
राहुल का तड़क भड़क वाला वीडियो फैलाने में ही खोए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतर चुके हैं, जबकि राहुल अभी भी वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। फुल इफेक्ट के साथ अपनी यात्रा वाला रील ही वायरल करा रहे हैं। इस बार न्याय हो के रहेगा, हर कमजोर को हक मिल के रहेगा। राहुल को तीसरी बार रीलॉन्च करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक नया गाना लॉन्च कर दिया। जैसे फिल्मों में होता है, बिल्कुल वैसे ही बॉलीवुड स्टाइल में राहुल को 24 का हीरो एक बार फिर से डिक्लेयर कर दिया। मगर यहां भी ताना मोदी को ही मारा। कहा, मोदी जी तो कुछ करते नहीं, सिर्फ यहां वहां घूमते रहते हैं। पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? खरगे कहते हैं मोदी ने मंदिर में जाके फोटो खिंचवाई, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी राम मंदिर गए ही नहीं, वो तो 22 जनवरी को पहुंचेंगे। रही बात वीडियो शूट करवाने की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी का ही वीडियो आता है, वीडियो तो राहुल का भी खूब बनता है। राहुल खूब फोटो खिंचवाते हैं, अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच आजमाते हैं, फिर ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी कराते हैं। ऐसा करके राहुल अपने व्यूज तो बढ़ा लेते हैं, मगर चुनाव में वोट हासिल नहीं कर पाते। वैसे व्यूज की दुनिया में भी राहुल पर मोदी ही हावी दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर YouTube को ही लीजिए। मोदी के YouTube अकाउंट पर 23,504 वीडियोस अपलोडेड हैं और टोटल व्यूज हैं 460 करोड़ से ज्यादा। यानी भारत की जितनी आबादी है उससे 3 गुना से ज्यादा व्यूज मोदी के अकाउंट पर है, जबकि राहुल के YouTube अकाउंट पर 1,851 वीडियो अपलोडेड हैं और राहुल के टोटल व्यूज हैं 57 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। हाँ, राहुल के फेवर में एक बात ये कही जा सकती है कि उन्होंने साल 2017 में अपना YouTube अकाउंट बनाया, जबकि मोदी उससे 10 साल पहले से यानी 2007 से ही YouTube पर एक्टिव है। मगर YouTube व्यूज से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव पब्लिक के दिल में उतरने से जीते जाते हैं, पब्लिक का सेंटिमेंट समझने से जीते जाते हैं। मोदी ने यह सेंटिमेंट 14 में समझा, 19 में समझा और 24 में भी यही सेंटिमेंट मोदी को बाकी विरोधियों की तुलना में आगे दिखा रहा है। राहुल मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में जाकर रुक जाएंगे, मगर खरगे की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अभी से सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस को लगने लगा है कि अगले 15-20 साल तक कोई चांस ही नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस न्याय का जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आप लोग चलते रहेंगे? देखो, ये एजिटेशन है। आपने ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन मुझे पूछा कि शायद ऐसा कभी हो सकता है कि न्याय मिलने तक 20 साल 15 साल तक
कौन सा तो अगर है न्याय आप ही दिला सकते हमको, इससे इनसे छुटकारा ये आते हुए इलेक्शन में 2024 में। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राहुल 24 के बाद भी यात्रा ही करते रह जाएंगे और मोदी एक बार फिर 24 में आ जाएंगे। बीजेपी 29 के बाद भी सत्ता में आ जाएगी। विरोधी पार्टियां इधर उधर देखती रह जाएंगी। और उधर बंगाल में 24 का चुनाव करवट बदल चुका है। बंगाली मानुष का मूड इस बार चेंज है। 42 में 35 पर मोदी की जीत पक्की है। हार का डर अब टीएमसी की बौखलाहट में दिखाई दे रहा है। टीएमसी के गुंडे ईडी पर हमले कर रहे हैं। बंगाल में शेख को आगे करके दीदी फिर खेला करना चाहती हैं, लेकिन शेख पर शिकंजा बहुत टाइट है। शेख की कटमनी और आटा चोरी का फाइल खुल चुकी है। मुख्यमंत्री दफ्तर तक हिला हुआ है। क्यों? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने क्यों किया अटैक? ईडी की टीम को मारने की साजिश किसने रची? क्या पीडीएस घोटाले की जांच रोकने के लिए हमला कराया गया? घोटाले की जांच से क्यों डरी बंगाल की सरकार? ईडी के घायल अफसरों की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। किसी का सिर फूटा है, किसी के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे जान से मारने की साजिश रची गई थी। बंगाल में ईडी पर बीते 24 घंटों में एक नहीं 2 बार जानलेवा हमला हुआ। पहला हमला नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में और दूसरा हमला बोगांव में हुआ। ईडी की टीम संदेश खाली में पीडीएस घोटाले की जांच करने पहुंची थी। टीम में ईडी के 4 अफसर, 2 विटनेस और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 10 जवान थे। संदेश खली टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख का गढ़ है। यहाँ लोग उसे भाई और दबंग जैसे उपनामों से पुकारते हैं। शाहजहां के पास गुंडों की लंबी चौड़ी फौज है। उसके एक कॉल पर सैकड़ों लोग कुछ मिनट में दंगाई भीड़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। संदेश खली में ईडी की टीम पर हमला शाहजहां शेख के ही गुर्गों ने किया। पूरी साजिश प्री प्लान थी। ईंट, सरिया, रॉड और पत्थर पहले से अलग अलग जगहों पर जमा कर लिए गए थे। ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के घर पहुंची तो पहले टीम को अंदर बिठाया गया। कागजात मांगे जाने पर उन्हें जांच के लिए दे दिए गए। जब ईडी के अफसर कागजातों की जांच करने लगे, उसी दौरान पहले से तैयार भीड़ को कॉल कर दिया गया। ईडी के अफसर जब तक कुछ समझ पाते, 800 से 1000 गुंडों की भीड़ पहुंच गई और पथराव शुरू कर दिया। हम इस समय उत्तरी 24 परगना के सरबेरिया इलाके में शेख शाहजहां के घर के बाहर मौजूद है, जहां शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम के ऊपर हमला होता है। 5 एकड़ में ये पूरा घर फैला हुआ है, पूरा बंगला ये बना हुआ है। 3 अलग अलग पोर्शन में ये जो पूरा बंगला है उसको बनाया गया है। और जब ईडी की टीम शुक्रवार की सुबह यहां पर पहुंचती है, लगभग 7 बजे के करीब पहुंचती है, तो उस समय जो ईडी को लोकेशन मिली थी शेख शाहजहां की, वो इसी घर के अंदर मौजूद था। ईडी की टीम उसकी तलाश करते हुए यहां पर पहुंचती है, क्योंकि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लगातार ईडी को मिल रही थी कि पूरा जो राशन घोटाला है उसके अंदर भी एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है वो शेख शाहजहां का है। उसके बाद जब ईडी की टीम यहां पर पहुंचती है, गेट खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई गेट अंदर से नहीं खोलता है। उसके बाद लगातार जो ताले बाहर लगा दिए गए थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले पहुंच चुकी थी। उसके बाद जब ताले तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो जो सामने आप सड़क देख रहे हैं, यहां से लगभग 500 से 700 की भीड़ आती है और वो जो ईडी की टीम है उसके ऊपर हमला करती है, जिसमें जो 3 ईडी के ऑफिसर्स थे, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे, वो घायल होते हैं। ईडी के अफसर अंकुर गुप्ता उस वक्त शाहजहां शेख के यहाँ फंसे हुए थे। खुद उनकी जुबानी सुनिए, कैसे ईडी के अफसरों को घेर कर मारा गया। हम लोग की जो टीम थी वो मार्केट एरिया जो था उनका शेख शाहजहां, वहाँ पे टीम गया हुआ था। घर पे दूसरा टीम गया हुआ था। हमारी मार्केट स्पेस पे जो टीम था वो प्रीमाइस था, वो हम लोग के अंडर में था। तो हम लोग शुरू में तो स्टार्ट हुआ, सर्च स्टार्ट हुए आधे घंटे हो गए थे। सर्च वारंट ये सब पे साइन भी हो ही चुके थे और जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा था। तभी मतलब दूर से 15-20 बाइक पे बहुत लोग आए और दौड़ के भी
पूरा एक ग्रुप आया, बहुत लोगों का ग्रुप, हाथों में कुछ कुछ लेके, हाथों में स्टोन बड़े बड़े लेके आए। तो हम लोग के सीआरपीएफ जो थे उन्होंने बहुत रेसिस्ट किया, काफ़ी समय तक रेसिस्ट किया और उनको भगाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में इतने भीड़ थी, मतलब गिनने नहीं जा सकती थी। तो फिर एक थोड़ी देर हम लोग शटर, उसका जो ऑफिस प्रीमाइस था उसका शटर गिरा के हम लोग थोड़ा सा टाइम गेन करने की कोशिश की गई। वो पत्थर फेंकने लगे, पत्थर से मारने भी लगे, सबके सर पे ज़्यादा अटैक कर रहे थे पत्थर के ऊपर। तो कुछ स्टाफ पे बैठे और कुछ मतलब मार और खाते खाते ही बैठे, और आगे जाते जाते बहुत लोगों का ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। कुछ मेरे को तो रोड पे बहुत दूर तक दौड़ा के स्टोन से ही मार रहे थे। अंकुर गुप्ता और उनकी टीम किसी तरह जान बचाकर भाग निकली, लेकिन जिन गाड़ियों में वो गए थे उन्हें भी गुंडों ने तोड़ दिया था। इसके बाद अलग अलग सबने छुपते छुपाते भागने का फैसला किया। लेकिन शाहजहां शेख के गुंडे सड़कों पर भी डंडों और पत्थरों से लगातार हमले कर रहे थे। ट्रैक्टरों से मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि मोदी ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली से टीम भेजी है। पल पल की जानकारी शाहजहां के गुंडे उसे दे रहे थे। आरोप तो ये भी है कि शाहजहां के ठिकानों पर करोड़ों रुपया कैश मौजूद था। इसके अलावा उसके ठिकानों पर हथियार और देसी बम भी मौजूद थे। शाहजहां शेख और टीएमसी के गुंडे क्यों ईडी के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं? दरअसल मामला करोड़ों रुपए के आटा चावल की लूट का है। लूट का आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगा है। ईडी उसी पीडीएस घोटाले की जांच कर रही है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी अपने 9 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिली थी। तब उन्होंने डायलॉग मारा था कि केंद्र सरकार गरीबों का हक मार रही है। जब मोदी सरकार ने गरीबों का हक मारने वालों की जांच शुरू की तो जांच टीम पर ही बंगाल में हमला हो गया। The ghastly incident reported from Sandeshkhadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. दीदी के बंगाल में गरीबों का आटा चावल कैसे और कब से लूटा जा रहा है, अब जरा इसे समझिए। बंगाल पुलिस ने कोविड-19 के दौरान पीडीएस घोटाले पर केस दर्ज किया। बाद में ईडी ने जांच की। ईडी ने खुलासा किया कि बंगाल में गरीबों को बांटा जाने वाला आटा चावल का 1/4 हिस्सा मार्केट में ब्लैक हो रहा है। गरीबों को 10 किलो की जगह 7.5 किलो अनाज ही मिल रहा है। इसके अलावा बोगस खाता धारक बनाकर भी पीडीएस के अनाज को टीएमसी के नेताओं ने लूटा, जिनके पास राशन वितरण की डीलरशिप थी। तब बंगाल में पीडीएस के तहत अनाज सप्लाई का जिम्मा एनपीजी राइस मिल्स के पास था, जिसके मालिक बिजनेसमैन बकीबुर रहमान हैं। ईडी ने 14 अक्टूबर 2023 को बकीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। ईडी को रहमान के फ्लैट से सरकारी ऑफिस की सील लगे 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। 2004 में रहमान के पास केवल एक राइस मिल थी, लेकिन 2020 में वो 13 कंपनियों का डायरेक्टर बन गया। ईडी की जांच में रहमान की अलग अलग कंपनियों में 50 करोड़ से ज्यादा की लेन देन दिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक रहमान के दफ्तर से ईडी को मैरून रंग की एक डायरी मिली थी, जिसमें एक पेज पर MIC लिखा हुआ था और उसके सामने 68 लाख का पेमेंट दर्ज था। ईडी के सूत्रों का कहना है कि MIC कोई और नहीं, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज ज्योति प्रिय मलिक हैं, जो उस वक्त फूड सप्लाई मिनिस्टर थे। ज्योति प्रिय मलिक ने 2016 में अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी मोना दीपा मलिक के खाते में 45,000 रुपए दिखाए थे, जबकि अगले ही साल उनके खाते में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो गई। इसी तरह 2016 में उनकी बेटी प्रियदर्शनी मलिक के खाते में 3 करोड़ 79 लाख की रकम जमा कराई गई। अब सवाल उठता है कि चुनाव जीतने और मंत्री बनने के बाद अचानक उनकी पत्नी और बेटी के खातों में करोड़ों रुपए कहां से आ गए। बताया जाता है कि ये रकम पीडीएस घोटाले की थी और रहमान ने अपनी बोगस कंपनियों से ट्रांसफर कराई थी। उसके बाद ईडी ने 27 अक्टूबर 2023 को ज्योति प्रिय मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में टीएमसी के एक और नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी इसे 2024 के चुनाव से पहले बदनाम करने की साजिश बता रही है, तो बीजेपी इसे बंगाल के लिए काला दिन बता रही है।
जैसे तरीके से कल ईडी और सीबीआई के ऊपर जो हमला हुआ है, ये काला दिन है कल के लिए। और हम लोग जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ एक बंगाल का तुलना हो रहा है, क्योंकि जैसे तरीके से कोई चोरी करेगा और उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके ऊपर अटैक होगा, ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और ये पूरा विषय गृह मंत्री जी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल अभी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जैसा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं कि बाहर से जो रोहिंग्या वाला यहाँ पे डेन किया है, उसके लिए ममता बनर्जी उनको वोटर आईडी कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड बना के उसको वोट देने के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। पीडीएस घोटाले में अभी टीएमसी के 2 नेता अंदर हुए हैं, लेकिन जांच जिस रफ्तार से शुरू हुई है उससे कई मंत्रियों का नंबर आ सकता है। लिहाजा जांच रोकने के लिए ईडी पर हमला कराने के लिए टीएमसी ने शाहजहां शेख को आगे कर दिया। शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। नॉर्थ 24 परगना के संदेश खली में उसका सिक्का चलता है। 2011 से पहले शाहजहां खान सीपीएम में था और टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उसने अपनी पार्टी बदल ली। फिलहाल वो जिला परिषद का पदाधिकारी है। संदेश खली के सभी मछली तालाबों पर उसका कब्जा है। ईट भट्टों का भी वो मालिक है। दबंगई और पीडीएस घोटाले से हुई अकूत कमाई की बदौलत उसने एक शॉपिंग मॉल भी बनवा रखा है। शेख शाहजहां की नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया इलाके में यही वो मार्केट है जहां ईडी की टीम शुक्रवार को भी पहुंची थी। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरी मार्केट जो है वो शेख शाहजहां मार्केट के नाम से है। 2011 में ये मार्केट बनी थी। आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट है इसमें सैकड़ों दुकानें हैं और यहाँ पर कहीं कहीं आप देखें, कोई फल फ्रूट्स बेच रहा है, कोई इधर कोई सब्जियां बेच रहा है। सामने जो है वो मछली बेचने के लिए दुकानें हैं जो कि उस तरफ है। और चारों तरफ आप देखेंगे, ये जो पूरी मार्केट है इसके अंदर सैकड़ों दुकानें हैं। उल्टे हाथ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किराने की दुकानें हैं, सीधे हाथ पर जो है वो मछली बेचने की दुकानें हैं। और इसके अलावा आप सामने देखेंगे, ये जीप जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है। ये बताई जाती है कि ये शेख शाहजहां की गाड़ी है और जब ईडी की रेड हुई थी तो उसके बाद ये गाड़ी जो है उसके बाद से यहीं पर ही खड़ी हुई है। तो पूरा साम्राज्य हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का शेख शाहजहां का जो पूरा साम्राज्य जो है वो इस नॉर्थ 24 परगना के सरबेरिया इलाके में है। आप दुकानें देख सकते हैं ऊपर किस तरीके की। अयोध्या से आजमगढ़ तक, गाजीपुर से गोरखपुर तक योगी ने सरयू बेल्ट का सर्वे पूरा कर लिया है। अवध और पूर्वांचल की हर सीट की जिम्मेदारी संभाल ली है। यूपी देश को सबसे अधिक सीटें देता है। यूं तो बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के जिम्मे पूरा प्रदेश है, पर पूर्वांचल और अवध इसमें भी विशेष है। योगी किस आइडिया पर अमल करने वाले हैं? सरयू बेल्ट और गंगा के मैदान से कैसे सबसे अधिक सीटें 2024 में मोदी को गिफ्ट करने वाले हैं? देखिए रिपोर्ट और समझने की कोशिश करिए। 2024 में नरेंद्र मोदी का सफर, योगी कितने स्टेशन करेंगे कवर? यूं तो योगी के जिम्मे पूरा प्रदेश है, मगर पूर्वांचल और अवध विशेष है। पूर्वांचल में 18 जिले और 23 लोकसभा सीटें हैं, तो अवध में 16 जिले और 17 लोकसभा सीटें हैं। यूपी की कुल 80 सीटों में से 40 सीटें यानी आधी केवल पूर्वांचल और अवध से आती हैं। बाकी 40 में रोहेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। जब अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में बस 15 दिन शेष है, रामलला का गर्भगृह प्रवेश है, तो योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा पर हैं। शनिवार को योगी गोरखपुर में थे, विकसित भारत का संकल्प ले रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहला कार्यक्रम था विधानसभा गोरखपुर ग्रामीण में, जहां योगी ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। चंदा देवी जी कहाँ रहती हैं आप? जी हम माधोपुर में रहते हैं। मकान बन गया? जी बन गया। कितना पैसा मिला था? हमको 3 किस्त मिला, 50, 1.5, 50। तो बन गया पूरा मकान? पूरा बन गया। दिन कटता था, रात नहीं कटता था। पहले कैसे रहते थे? कपड़ेले मकान में बहुत गरीबी काटे हैं। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। स्कूल पढ़ते हैं सब? जी पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। आपको ये मकान मिला तो इसमें किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, एक पैसा नहीं, कोई नहीं। और किन किन योजनाओं का लाभ मिलता आपको? आयुष्मान कार्ड का योजना लाभ मिला है। हाँ। और राशन कार्ड का फ्री राशन मिलता है। ठीक। और ये जल फ्री मिला है। ठीक है। देखिए,
यही है मोदी गारंटी। जी बिना भेदभाव के किसी भी गरीब को उसकी योजना का लाभ दे देना, जी और यही मोदी जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार होती है तो घर गरीब को बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ मिल जाता है। जी आपको मिला, जी मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हैं। और इसका लाभ लीजिए और अन्य गरीबों को भी बताइए कि उनको भी मिलेगा। ठीक है, जी इसीलिए यात्रा आई हुई है। बधाई आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। योगी 5 बार गोरखपुर शहर से सांसद रहे हैं। इस वक्त वो सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। योगी के सिर पर पूरे प्रदेश की महती जिम्मेदारी है, मगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर देने की तैयारी है। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, उसी का परिणाम था कि देश की जनता जनार्दन बार बार उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मोदी जी ने देश के तकदीर और तस्वीर दोनों बदली। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमा सुरक्षित हुई है, भारत के अंदर भी आज वैश्विक स्तर की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर जैसे कारखानों का निर्माण हो रहा है। जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव को सड़क से, हर घर नल की योजना से, इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो इसके साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव के गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गोरखपुर सीएम योगी का अपना गृह क्षेत्र है, अपना इलाका है। शनिवार को योगी ने पहले कार्यक्रम में 24 योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनकी कुल लागत 674 लाख है। 29 का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिनकी लागत 1615 लाख है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पैरेलल चल रही है। योगी डबल इंजन सरकार की कामयाबी का जिक्र करते हैं तो साथ साथ राम मंदिर का भी जिक्र करते हैं। फर्टिलाइजर चलेगा, कोई कल्पना करता था? गोरखपुर शहर तक पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी, कोई कल्पना करता था? एम्स गोरखपुर में बनेगा, कोई कल्पना करता था? ये डबल इंजन की सरकार सपने को साकार कर रही है, और उसी सपने को साकार होने के साथ साथ आने वाले संकल्पों को भी हम मूर्त रूप में साकार होते हुए देख सकेंगे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आपके बीच आई है। आप सब इसका लाभ ले पाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से खिचड़ी मेला और आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब यहां गौर करिए सीएम योगी की बात पर, इंफ्रास्ट्रक्चर की करामात पर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो विकास के इंजन को दूनी गति देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक रोल सड़कों का है। हम जिक्र करेंगे 2 एक्सप्रेसवे का। सबसे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो लखनऊ बाराबंकी से शुरू होकर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक पहुंचता है। इस रूट पर कम से कम 4 सीटें जीतने की योगी के आगे चुनौती है। 2019 में अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर सीटों पर बीएसपी का कब्जा था और आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद जीते थे।